Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 17 Biology FSC part 1. Our discussion topic from chapter 4 that is nucleus. आज के लेक्चर में बच्चे हम सेल के थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि बच्चे आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने सेल के 3 बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया था कि सेल के 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो हमारे पास साइटोप्लाज्म है इसके बारे में बच्चे हम डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम सेल के मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस बच्चे क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है ये सेल का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। सेल की बच्चे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करती हैं। न्यूक्लियस की डिस्कवरी के हवाले से बात करें तो न्यूक्लियस को बच्चे डिस्कवर किया गया था 1831 में और रॉबर्ट ब्राउन ने इसको सेल के अंदर डिस्कवर किया था। जैसे कि बच्चे आप लोग जानते हैं कि जब हम लोगों ने सेल की इमर्जेंस के हवाले से डिस्कस किया था तो सेल को बच्चे डिस्कवर किया था सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने क्या कहा था कि सेल मौजूद हैं लेकिन सेल अंदर से खाली हैं। लेकिन जब रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसके आइडिया को रॉन्ग कंसीडर कर दिया था, उसका क्या कहना था कि सेल अंदर से खाली नहीं है बल्कि सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। सेल के सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस पाया जाता है। इसकी बच्चे रीज़न क्या थी डिस्कवरी की कि जो सेल के अंदर था न्यूक्लियस जो है वो प्रोमिनेंट था। क्यों प्रोमिनेंट था? क्योंकि वो डार्क था एज़ कम्पेयर टू द साइटोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनल्स। जैसे कि आपको पता है कि जो साइटोप्लाज्म है वो फ्लूइड लाइक जो है वो नेचर होता है, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स मौजूद होती हैं तो इससे बच्चे ये डार्क था, ठीक है, डार्क कलर का था और सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद था। जैसे बच्चे ये डायग्राम के अंदर देखिएगा ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का, ठीक है। ये हमारे पास इसकी जो आउटर कवरिंग है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके सेंटर में क्या चीज़ मौजूद है? प्रोमिनेंट, वो हमारे पास है न्यूक्लियस। ये बच्चे न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल का जो कि पूरी सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल कर रहा है। और न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जितना ये फ्लूइड पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद बच्चे अगर हम लोकेशन के हवाले से बात करते हैं तो जो न्यूक्लियस होता है वो एनिमल सेल के अंदर सेंटर में मौजूद होता है और जो प्लांट सेल्स होते हैं इनके पेरिफेरल जो पार्ट होता है किनारे पे जो है मौजूद होता है। ये बच्चे लोकेशन देखिएगा सेल में, ये हमारे पास क्या है? एनिमल सेल है, ठीक है। एनिमल सेल के सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस मौजूद हैं। अगर आपके से लोकेशन के हवाले से पूछ लिया जाए तो आप बता दें कि जो हमारे पास एनिमल सेल्स होते हैं इनके सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है और जो हमारे पास प्लांट सेल्स होते हैं बच्चे इनके जो है वो पेरिफेरल जो पार्ट होता है वहाँ मौजूद होता है, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास क्या है? ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल के ये जो हमारे पास पेरिफेरल पार्ट होता है वहाँ न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब बच्चे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास प्लांट सेल्स होते हैं इनके पेरिफेरल पार्ट पे न्यूक्लियस क्यों मौजूद होता है? तो बच्चे आप लोग जानते हैं कि प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है, उसने जो है वो ज़्यादा स्पेस जो है वो कवर की होती है जिसकी वजह से प्लांट सेल के जो बाकी ऑर्गन्स होते हैं वो पेरिफेरल होते हैं, ठीक है। जैसे इधर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं कि सारे ऑर्गन्स क्या है? पेरिफेरल पार्ट पे हैं और उनका जो लार्ज वैक्यूल है इसने ज़्यादा जो है स्पेस को कवर किया हुआ है। क्लियर? उसके बाद बच्चे अगर शेप के हवाले से बात करते हैं तो जो न्यूक्लियस होते हैं वो इरेगुलर इन शेप होते हैं, उनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। या आपको स्फेरिकल की जो है फॉर्म में नज़र आएंगे या छोटे छोटे जो वेसिकल्स की फॉर्म में हैं वो इस तरह का जो है वो न्यूक्लियस नज़र आता है डिफरेंट सेल्स के अंदर। कंपोजिशन के हवाले से बात करें तो बच्चे जो न्यूक्लियस है ये बना होता है डीएनए से, आरएनए से, प्रोटीन से और राइबोसोम से। ये 4 हमारे पास मेजर हैं कंपोनेंट्स हैं जो कि न्यूक्लियस को बनाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है ये डिवीजन में जो है वो काम करता है क्योंकि डीएनए बच्चे इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर इसके अंदर मौजूद होता है जो कि सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है, सेल की कॉपीज़ बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद बच्चे नंबर है हमारे पास जो न्यूक्लियस हैं, ठीक है। ये इनके जो नंबर हैं वो वेरिएबल होते हैं। डिफरेंट सेल्स के अंदर जो है वो डिफरेंट जो है न्यूक्लियस का नंबर होता है। कुछ जो हमारे पास न्यूक्लियस होते हैं, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कि हमारे पास जिनके अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, कुछ होते हैं उसके अंदर 2 होते हैं और कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो इसी की बेस पर जो है वो न्यूक्लियस की हमारे पास टाइप है। सबसे पहली टाइप है हमारे पास मोनो न्यूक्लिएट।
मोनो मीन वन एंड न्यूक्लिएट मीन न्यूक्लियस। ऐसे सेल्स जिनके अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनो न्यूक्लिएट बोलते हैं। जैसे बच्चे हमारे पास एग्जांपल आ जाती है यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स सारे क्या है हमारे पास, मोनो न्यूक्लिएट हैं, उनके अंदर एक ही न्यूक्लियस मौजूद है। जैसे बच्चे ये डायग्राम के अंदर देखिएगा, ये हमारे पास है एनिमल का सेल है, ठीक है। इसके अंदर जो है हमारे पास एक ही न्यूक्लियस है, ठीक है। मोनो न्यूक्लिएट जो है एनिमल सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। उसके बाद बच्चे हमारे पास है बाई न्यूक्लिएट। बाई मीन टू एंड न्यूक्लिएट मीन न्यूक्लियस। ऐसे सेल्स जिनके अंदर दो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं उनको हम कहते हैं बाई न्यूक्लिएट। इनकी एग्जांपल में बच्चे आ जाते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम के अंदर दो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, एक इसका होता है छोटा न्यूक्लियस जिसको माइक्रो न्यूक्लियर कहते हैं, और एक होता है बड़ा न्यूक्लियस जिसको मैक्रो न्यूक्लियर कहते हैं। जैसे बच्चे ये डायग्राम के अंदर देखिएगा, ये हमारे पास पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है। पैरामीशियम स्ट्रक्चर के अंदर बच्चे दो तरह के न्यूक्लियस है, एक ये जो हमारे पास बड़ा न्यूक्लियस है इसको कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, और जो इसके साथ छोटा न्यूक्लियस मौजूद है इसको हम कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। और ये हमारे पास न्यूक्लियस की कौन सी टाइप होगी, बाय न्यूक्लिएट। थर्ड बच्चे इसकी टाइप आ जाती है पोली न्यूक्लिएट। पोली मीन मैनी और मल्टी एंड न्यूक्लिएट मीन न्यूक्लियस। ऐसे सेल्स जिनके अंदर दो से ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद होते हैं इसको हम मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं या इसको पोली न्यूक्लिएट कहते हैं। इनकी बच्चे एग्जाम्पल में आ जाती हैं अमीबा, ठीक है। ये अमीबा की बच्चे डायग्राम है, इसके अंदर देखिएगा कि आपको जो है वो दो से ज़्यादा न्यूक्लियस नज़र आएंगे। ये भी हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है अमीबा के अंदर, ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, ठीक है। दो से ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट और पोली न्यूक्लिएट। उसके बाद अगर बच्चे हम विजिबिलिटी के हवाले से बात करें तो जो न्यूक्लियस है वो कब विजिबल होता है, तो बच्चे न्यूक्लियस तब विजिबल होता है जब सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है। नॉन डिवाइडिंग जब सेल होता है, ठीक है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो विजिबल होता है। इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, क्रोमैटिन मटेरियल मौजूद होता है, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं जो डिवाइड होके सेल जो सेल के अंदर क्या करते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। तो क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है इन द नॉन डिवाइडिंग फेज ऑफ द सेल। इसके अलावा बच्चे इसके जो है क्रोमैटिन मटेरियल के साथ जो है वो सैप जो है मौजूद होता है, फ्लूइड होता है मौजूद। जैसे बच्चे आपको पता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड कहते हैं। इसी तरह बच्चे जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर भी सैप लाइक सोलेबल जो है फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियो मीन न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मीन फ्लूइड, कि ऐसा फ्लूइड जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है उसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये देखिएगा बच्चे डायग्राम के अंदर, ये हमारे पास क्या है, नॉन डिवाइडिंग सेल है, ठीक है। नॉन डिवाइडिंग सेल है, इसके सेंटर में आपको न्यूक्लियस जो है वो विजिबल नजर आ रहा है। न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, क्रोमैटिन मटेरियल। ये देखिए अगर हम इसको बाहर निकाल के देखते हैं तो ये हमारे पास क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल है, और इसके साथ जो है वो फ्लूइड मौजूद है, ठीक है। फ्लूइड है इसके साथ, और इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास है डिवाइडिंग सेल्स। अब आपको पता है कि बच्चे जब सेल डिवाइड होता है तो उसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने माइटोसिस और म्योसिस जो दो फेजेस हैं सेल डिवीजन की पढ़ी हुई हैं, तो उसके अंदर आपने क्या देखा था कि जो न्यूक्लियस होता है वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है, और जो क्रोमैटिन मटीरियल इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है, और कंडेंस होकर क्या बना देता है, क्रोमोसोम्स बना देता है। क्रोमोसोम्स भी आपको पता है कि ये क्रॉस लाइक जो स्ट्रक्चर हैं वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं इन द डिवाइडिंग फेज ऑफ द सेल। अब ये जो बच्चे क्रोमोसोम्स होते हैं ये हेरिडेटरी मटेरियल है। हेरिडेटरी मटेरियल का क्या मतलब है कि ये बच्चे ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि पेरेंट से डॉटर की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र होती है, इसको हम हेरिडेटरी मटेरियल कहते हैं। तो बच्चे ये क्रोमोसोम्स ही होते हैं जो कि ऐसा मटेरियल है जो कि ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, क्लियर। और इसी क्रोमोसोम्स की वजह से जितनी भी लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी सेल की एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी इसके ऊपर डिपेंड करती हैं, क्लियर। ये बच्चे डायग्राम के अंदर देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, एक डिवाइडिंग फेज है सेल की, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ है कि ये जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं इन्होंने क्या किया है, कंडेंस होके क्या बना दिए हैं, क्रोमोसोम्स बना दिए हैं। जैसे आप लोगों को इस सेल के अंदर क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये देखिए ये सारे क्या हैं, क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर हैं, इनको हम बोलते हैं जो है क्रोमोसोम्स। अगर हम इसको बाहर निकाल के देखते हैं तो बच्चे इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है,
ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक विजिबल क्रोमोसोम्स हैं जो कि डिवाइडिंग फेज ऑफ द सेल के अंदर जो है मौजूद होता है, और जितनी भी सेल की एक्टिविटीज़ हैं वो क्रोमोसोम्स कंट्रोल करते हैं। कंपोनेंट्स के हवाले से बात करें तो बच्चे न्यूक्लियस के जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट 4 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद है न्यूक्लियोलस, थर्ड पे आ जाते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और फोर्थ पे क्रोमोसोम्स। ये 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे बच्चे ये देखिएगा हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, ठीक है। इसके अंदर जो है आप लोगों को जो नज़र आ रही हैं ये सारा क्या है, क्रोमैटिक मटेरियल है जिसको क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। और इसके जो है इसके अंदर जो है ब्लैक कलर का जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास है न्यूक्लियोलस है, और इसकी जो आउटर कवरिंग आपको नज़र आ रही है इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्लियर। और ये जो आपको थ्रेड का जो नज़र आ रही हैं ये सारे हमारे पास क्या हैं, क्रोमैटिक मटेरियल है। इसी तरह बच्चे जो इसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। आज बच्चे हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, ठीक है। बाकी जो कंपोनेंट्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन जो कि न्यूक्लियस के ऊपर मौजूद होती है, जिसने न्यूक्लियस को सराउंड किया होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको बच्चे न्यूक्लियर इन्वेल्प भी कहते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियर इन्वेल्प बच्चे क्यों होती है, ताकि जो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लूइड होता है उससे ये इसको सेपरेट कर सके। क्योंकि बच्चे आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर भी सैप लाइक न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर भी मौजूद होता है। तो अगर बच्चे ये कवरिंग ना होती तो उनका जो फ्लूइड होता है वो आपस में मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये न्यूक्लियर इन्वेल्प उसके ऊपर मौजूद होती है ताकि उसको साइटोप्लाज्म के मटेरियल से सेपरेट कर सके। ये देखिएगा बच्चे हमारे पास ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। न्यूक्लियस के ऊपर ये जो आपको आउटर कवरिंग नज़र आ रही है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको, और इसको न्यूक्लियर इन्वेल्प भी कहते हैं। क्लियर। उसके बाद बच्चे इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो इसकी बच्चे जो केमिकल कंपोजिशन है वो जस्ट लाइक जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिमिलर होती है। जैसे आप लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन को डिस्कस किया था, तो इसके अंदर बच्चे क्या होता है, लिपिड्स होती हैं और प्रोटीन्स। लिपिड्स और प्रोटीन्स जो होती हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाती हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है बच्चे इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है। जैसे आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्लास्टिड में डिस्कस किया था कि प्लास्टिड का जो इन्वेल्प होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। इसी तरह जो हमारे पास न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो भी डबल मेम्ब्रेन होती है। एक होती है बच्चे इसकी आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इसकी इनर मेम्ब्रेन। ये दोनों कलेक्टिवली मिलके क्या बनाती हैं, इन्वेल्प बनाती हैं। आउटर मेम्ब्रेन बच्चे क्या होती है, ये बच्चे जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की बच्चे वो कनेक्शन बनाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कनेक्शन होता है वो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसके साथ क्या होता है कि राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, और राइबोसोम्स आप लोगों को पता है किस चीज़ के लिए होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होते हैं। जहाँ भी बच्चे राइबोसोम्स का वर्ड आ जाता है तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली याद होना चाहिए कि राइबोसोम जो हैं वो प्रोटीन फैक्ट्री हैं, वो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्टेड होती है। लेकिन बच्चे ये बात याद रखिएगा कि इसकी सारी की सारी मेम्ब्रेन जो है वो अटैच नहीं होती, बल्कि इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होते हैं। जैसे बच्चे ये मेम्ब्रेन के अंदर देखिएगा, ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके दरमियान जो स्पेस पाई जाती है इसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये बाहर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके साथ ये कुछ पॉइंट्स पे जो है वो अटैच होती है ताकि ये राइबोसोम्स को वहाँ शिफ्ट कर सकें और राइबोसोम क्या करें, प्रोटीन फॉर्मेशन का काम कर लें। इसी तरह बच्चे जो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन इस वजह से होती है ताकि जो न्यूक्लियस के अंदर कंटेंट्स मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जितना भी मटेरियल होता है उसको ये कवर कर सकें, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन सराउंड द न्यूक्लियर कंटेंट्स। उसके अलावा बच्चे जो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो हैं छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं। इन पोर्स का बेसिकली काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। अब देखिए आप लोगों ने न्यूक्लियर इन्वेल्प के अंदर जो है दो तरह की मेम्ब्रेन्स को डिस्कस किया है, एक हमारे पास है आउटर और एक है इनर। ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है इसके दरमियान में बच्चे कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं। उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर जो पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। इनका जो काम होता है वो एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स होता है।
मीन्स जो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, और जो साइटोप्लाज्म का मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। तो इन पोर्स का काम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, या आप कह सकते हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल्स। ये देखिएगा बच्चे, आप लोगों के पास 12 से है, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने क्या चीज़ देखनी है, ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का है, और ये इसकी जो आउटर कवरिंग है इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर इनवेल्प बोलते हैं। न्यूक्लियर इनवेल्प के अंदर छोटे छोटे पोर्स आपको पर्पल कलर में नज़र आ रहे होंगे। ये ब्लू कलर के जो आपको इसमें नज़र आ रहे हैं, ये सारे पोर्स क्या हैं? न्यूक्लियर पोर्स हैं। इन पोर्स के थ्रू जो है वो न्यूक्लियस का और जो साइटोप्लाज्म का मटेरियल है वो एक्सचेंज होता है। इसके बाद बच्चे नंबर ऑफ़ पोर्स की बात करें तो जो नंबर ऑफ़ पोर्स होते हैं न्यूक्लियर पोर्स वो वेरिएबल होते हैं। वो बच्चे वेरिएबल कैसे होते हैं कि कुछ हमारे पास सेल्स होते हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होते हैं। ऐसे सेल जो कि अंडर डेवलपमेंट होते हैं उनको हम जो है अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स कहते हैं, और कुछ सेल्स हमारे पास होते हैं जो कि डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं, जो कि मैच्योर सेल्स होते हैं, ठीक है। इनको डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये डेवलपमेंट कंप्लीट कर चुके होते हैं। इनका स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन, इनकी जो डेवलपमेंट होती है वो कंप्लीट होती है। इनकी जो डेवलपमेंट होती है वो कंप्लीट नहीं होती, बल्कि ऐसे सेल्स होते हैं जो कि अंडर डेवलपमेंट होते हैं। तो बच्चे ये अंडर डेवलपमेंट सेल्स होते हैं, उनके अंदर जो है वो वेरिएबल होते हैं नंबर्स, ठीक है। इन दोनों सेल्स के अंदर जो होगा नंबर ऑफ़ पोर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के अंदर बच्चे हमारे पास एग्जांपल आ जाती है एग सेल्स की। एग सेल जो होते हैं ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि एक न्यूक्लियस के अंदर 30,000 न्यूक्लियर पोर्स मौजूद होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अंडर डेवलपमेंट होते हैं, तो इनको जो मटेरियल है वो एक्सचेंज करने की ज़रूरत होती है। तो मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए इनके अंदर जो नंबर ऑफ़ पोर्स होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। तो ये बच्चे याद रखना है आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए कि एक न्यूक्लियस के अंदर 30,000 न्यूक्लियर पोर्स जो हैं वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरह बच्चे हमारे पास डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। इनके अंदर एग्जांपल आप लोगों के पास है एरिथ्रोसाइट्स, मीन रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है कि इनके एक न्यूक्लियस के अंदर 3 to 4 पोर्स होते हैं, ठीक है। पर न्यूक्लियस 3 to 4 पोर्स जो मौजूद होते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक कंप्लीट सेल होता है, एक हमारे पास है जो है कंप्लीट इनके फंक्शंस होते हैं। इस वजह से इनको एक्सचेंज ऑफ मटेरियल की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं होती। इस वजह से इनके अंदर जो पोर्स होते हैं वो कम होते हैं। इस वजह से क्या कहा जाता है कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स होते हैं वो हाईली वेरिएबल होते हैं इन द डिफरेंट सेल्स। जैसे हमारे पास है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स और डिफरेंशिएटेड सेल्स।